नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाई वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, कल अपन ने रंध्रों की गति किस प्रकार से होती है इसका सर्वमान्य सिद्धांत सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत पढ़ा था। जो साथी नए जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल बायो हब बाई वीरेंद्र सर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो हम इसके पहले बाह्य कारक लेते हैं। बाह्य कारक, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। बाह्य कारकों में पहला आता है हमारा प्रकाश। प्रकाश अर्थात प्रकाश वाष्पोत्सर्जन को डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से प्रभावित करता है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र क्या होते हैं? रंध्र खुलते हैं। रंध्र खुलते हैं। तथा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो रंध्र खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, और वायुमंडल का तापमान बढ़ता है तो भी वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। यानी दोनों ही तरह से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से प्रकाश है वो वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाता है। दूसरा कारक आता है वायु। वायु, हाँ भाई, वायु के प्रभाव से, वायु जब चलती है, जैसे पत्ती है, पत्ती के आसपास से जब वायु निकलती है, यानी वायु के प्रवाह से पत्ती के आसपास नम वायु तो हट जाती है। नम वायु हटती है, वह शुष्क वायु संपर्क में आती है। शुष्क वायु संपर्क में आती है। इस कारण से वायु प्रवाह है वो वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाता है। वाष्पोत्सर्जन को वायु प्रवाह है वो बढ़ाता है। तीसरा हमारा कारक आता है मृदा में प्राप्य जल। मृदा में प्राप्य जल। मृदा में प्राप्य जल यानी वाष्पोत्सर्जन की दर मृदा में प्राप्य जल पर निर्भर करती है। प्राप्य जल की मात्रा बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी, और प्राप्य जल की मात्रा घटने पर वाष्पोत्सर्जन की दर घटेगी। यानी मृदा में प्राप्य जल के ऊपर भी वाष्पोत्सर्जन डिपेंड करता है। ये प्राप्य जल बढ़ेगा, यानी प्राप्य जल पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, और ये प्राप्य जल घटता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी घटती है। चौथा हमारा बिंदु आता है तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर, आपको सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वायुमंडलीय आर्द्रता है वो घटती है, और आर्द्रता घटेगी तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। ये हमारे कुछ थे बाह्य कारक जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं आंतरिक कारक। दूसरा आता है हमारा आंतरिक कारक। आंतरिक कारक, अब आंतरिक कारक क्या क्या हैं? पहला आता है इसका आंतरिक कारक में पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना यानी वाष्पोत्सर्जन की दर है वो पत्ती की संरचना पर भी प्रभावित होती है। शुष्क जलवायु में उगने वाले पौधे होते हैं, जो शुष्क जलवायु में उगते हैं, उन पादपों की पत्तियों की सतह पर क्या पाई जाती है? क्यूटिकल की परत पाई जाती है, मोम की परत पाई जाती है।
तो क्यूटिकल की परत पाई जाती है। और जल निमग्न पौधों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। शुष्क जलवायु वाले पौधों की पत्तियों पे तो क्यूटिकल की परत पाई जाती है, और जो जल में डूबे हुए पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। इसी प्रकार पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले रंध्रों की संख्या, यानी पत्ती पर रंध्र ज्यादा होंगे तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, कम होंगे तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है। दूसरा बिंदु आता है इसका पत्ती का दिक् विन्यास। पत्ती का दिक् विन्यास यानी पत्ती की दिशा कैसे है, किस प्रकार से पत्ती शाखा पे लगी हुई है, टहनी पे लगी है। यानी पत्ती का दिक् विन्यास वाष्पोत्सर्जन को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। यदि पत्ती आपतित सूरज की किरण, यानी सूरज की किरण है, इनके कैसे होगी, समकोण पे होगी, आपतित सूरज की किरणों के समकोण पर होती है तो वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। जब पत्ती आपतित प्रकाश किरणों के समकोण पर होगी तो वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक होगा। और यदि आपतित प्रकाश किरणों के, जैसे पत्ती है वो भी ऐसे ही है, समांतर है, आपतित प्रकाश किरणों के समांतर है तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है। जब पत्ती आपतित प्रकाश किरणों के समकोण पे होगी तो वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा होगा, और जब पत्ती आपतित प्रकाश किरणों के कैसे होगी, समांतर होगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है। अगला बिंदु आता ये हमारे बाह्य कारक और आंतरिक कारक हो गए जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। अगला हमारा बिंदु है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वैज्ञानिकों ने वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा है। वैज्ञानिकों ने वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई कहा है, आवश्यक बुराई, जरूरी बुराई कहा है, क्योंकि ये कुछ मामलों में पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन है, कुछ मामलों में तो लाभदायक है, इसलिए तो ये आवश्यक है, और कुछ मामलों में हानिकारक है, इस वजह से ये बुराई है। वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई क्यों कहा है कि कुछ मामलों में तो ये लाभदायक होता है और कुछ मामलों में ये हानिकारक होता है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं, लाभ देखते हैं। लाभ देखें तो जैसे पहला लाभ हम देखें तो देखो, वाष्पोत्सर्जन है वो रसारोहण के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न करता है, यानी रसारोहण के लिए खिंचाव उत्पन्न करता है। कौन? वाष्पोत्सर्जन। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो ये वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है, ये उत्पन्न नहीं होगा, और नहीं होगा तो आवश्यक जो बल क्रिएट होता है, आवश्यक बल जो उत्पन्न होता है रसारोहण के लिए, वो बल उत्पन्न नहीं हो पाता है। दूसरा अगर हम बिंदु देखें तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पादपों में जल एवं खनिज पदार्थों का, भाई खिंचाव उत्पन्न होता है तो वाष्पोत्सर्जन से जल व खनिज पदार्थ अवशोषित होते हैं मृदा से और स्थानांतरित होते हैं वाष्पोत्सर्जन के कारण। अगला बिंदु, हाँ भाई, वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के तापमान को कम करता है, यानी पत्ती के तापमान को कम करता है। कैसे करता है? जैसे हमारे पसीने आ जाते हैं, शुष्क वायु हमारे संपर्क में आती है, शरीर को ठंडक प्राप्त होती है, ठीक वैसे ही पत्तियों से पानी बाहर निकलेगा वाष्प के रूप में, तो शुष्क वायु पत्ती के संपर्क में आती है तो पत्ती की सतह को ठंडा कर देती है। अगला बिंदु, अतिरिक्त जल का निकास है वो किससे होता है? वाष्पोत्सर्जन से होता है। यानी अतिरिक्त जल का निकास भी किसके जरिए होता है? वाष्पोत्सर्जन के जरिए होता है। इस तरह से जो वाष्पोत्सर्जन है वो एक प्रकार से लाभदायक है। और हानिकारक कैसे है?
भाई जल की हानि होती है, सीधी सी बात है। जल है वो वाष्पित हो जाता है तो पेड़ों में पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी के कारण कई बार पेड़ सूख जाते हैं, ये इसकी हानि है। अब हमारा बिंदु आता है, अगला बिंदु बिंदु स्राव। बिंदु स्राव, बिंदु स्राव किसे कहते हैं? हाँ भाई, जैसे ये पत्ती है, इस तरह से, तो पत्ती के उपांतों से, ये उपांत है जहां से सिरा ये खत्म हो रही है ना यहाँ पे, तो पत्ती के उपांतों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में, पत्ती के उपांतों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्राव ही क्या कहलाता है? बिंदु स्राव कहलाता है। कभी आपने देखा होगा सुबह सुबह पार्क में जो घास की पत्तियां होती हैं, उनकी पत्तियों के किनारों पे जल की बूंदें लटकती हुई आपको दिखाई देती हैं। वो एक प्रकार का क्या है? बिंदु स्राव है। वो एक प्रकार का क्या है? बिंदु स्राव है। कहने का मतलब पत्ती के उपांतों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में निकलना ही क्या कहलाता है? बिंदु स्राव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, जैसे आलू, अरबी, जो छोटे आकार के पौधे होते हैं, अरबी, पत्थर चट्टा, घास आदि, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। हाँ भाई, जल की यह हानि पत्तियों के सिराओं के अंत पे पाए जाने वाले, पत्ती के सिराओं के अंत पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों से होती है। इन छिद्रों को जल रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल रंध्र। यानी जो ये बिंदु स्राव हो रहा है, यह पत्ती के सिराओं के अंत पे पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों से होता है, और इन छोटे छोटे छिद्रों को ही क्या कहा जाता है? जल रंध्र कहा जाता है। और जल रंध्र हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। जल रंध्र हमेशा खुले रहते हैं। जल रंध्र से अंदर की ओर पाई जाने वाली जो मृदुतकी कोशिकाएं होती हैं, यानी ये जल रंध्र है, मान लो ये पत्ती की सतह है, ऐसे समझ लो, और यहाँ पे ये कोशिकाएं पाई जाएंगी, यहाँ पे छिद्र पाया जाता है। इन कोशिकाओं को हम एपिथेम उत्तक कहते हैं। ये मृदुतकी कोशिकाएं एपिथेम उत्तक कहते हैं, एपिथेम उत्तक कहते हैं। जब जड़ है, जल का अवशोषण तो अधिक करती है, यानी सुबह सुबह हम देखते हैं तो भाई पानी का अवशोषण तो लगातार जारी रहता है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन उस समय कम होता है। पानी का अवशोषण तो अधिक हो रहा है, लेकिन उसकी तुलना में वाष्पोत्सर्जन कम होता है। अब वाष्पोत्सर्जन कम होने के कारण जाइलम वाहिकाओं में एक दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसको अपन मूल दाब कहते हैं। ध्यान रखना, मूल दाब के कारण ही क्या होता है? बिंदु स्राव होता है। तो जब वाष्पोत्सर्जन कम होता है, लगातार पानी का अवशोषण होता रहता है, उस स्थिति में जाइलम की वाहिकाओं में मूल दाब है वो अधिक हो जाता है, यानी मूल दाब है वो उत्पन्न हो जाता है, जिससे जल है जाइलम वाहिकाओं से निकलकर, जल है वो जाइलम वाहिकाओं से निकल करके एपिथेम उत्तक की कोशिकाओं में आ जाता है, जिससे जल है इन जल छिद्रों से बाहर निकलने, इन जल छिद्रों से जल है वो बूंदों के रूप में बाहर निकलने लग जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं। और ध्यान रखना, बिंदु स्राव किसके कारण होता है? मूल दाब के कारण। बिंदु स्राव किसके कारण होता है? मूल दाब के कारण। बिंदु स्राव हमेशा मूल दाब के कारण होगा। यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कोई काम नहीं करता है, केवल
मूल दाब के कारण, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन तो उस समय नाक के बराबर होता है और वाष्पोत्सर्जन नहीं होने के कारण पानी है वो वाष्पित नहीं हो पाता और जाइलम वाहिकाओं में मूल दाब बढ़ जाने के कारण पानी है एपिथेम कोशिकाओं में आ जाता है और इन छिद्रों से बूंदों के रूप में बाहर निकलने लगता है। इसे ही हम बिंदु स्राव कहते हैं। बिंदु स्राव से जो जल निकलता है वो शुद्ध नहीं होता। वो जल है जो बिंदु स्राव से पानी निकल रहा है बूंदों के रूप में, वो शुद्ध नहीं होता। ध्यान रखना, कभी आपसे पूछ ले कि जल कैसा होता है, शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है, तो वो शुद्ध नहीं होता। इसमें बहुत से कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं, क्योंकि जड़ें हैं वो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं और वो भी जल की बूंदों के साथ साथ में बाहर निकलते हैं। इस वजह से जो एपिथेम ऊतक के पास पाए जाने वाले छिद्र से जो जल की बूंदें निकलेंगी, जो जल की बूंदें निकलती हैं वो जल की बूंदें शुद्ध नहीं होती, अर्थात वो जल शुद्ध नहीं होता। उसमें बहुत से कार्बनिक और अकार्बनिक लवण घुले रहते हैं। अब इस पाठ का हमारा अंतिम टॉपिक है जिसको हम रस स्राव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस स्राव। रस स्राव किसे कहते हैं? अब देखो, कई बार जैसे आक, जिसको हम आकड़ा बोलते हैं, आक का जो पौधा कैलोट्रोपस आक का पौधा होता है, उसको अपन तोड़ देते हैं, ऊपर से तोड़ दें तो टूटे हुए भाग से दूध निकलने लगता है। आकड़े के पौधे से दूध टाइप में मतलब एक तरीके से वाइट सा लेटेक्स निकलने लगता है। वो एक प्रकार का क्या है? रस स्राव है। कहने का मतलब अब परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? पादप के कटे या क्षतिग्रस्त भाग से पादप के कटे या क्षतिग्रस्त भाग से रस का श्रावण या रस का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? रस स्राव कहलाता है। पादप के कटे या क्षतिग्रस्त भाग से रस का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? रस स्राव कहलाता है। रस स्राव कब होता है? रस स्राव में जाइलम वाहिकाओं पर मूल दाब के कारण, रस स्राव में जाइलम वाहिकाओं में किसके कारण? मूल दाब के कारण एक धनात्मक दाब लगता है। कैसा दाब लगता है? धनात्मक दाब लगता है, जिससे जाइलम वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त भाग से ये रस है वो बाहर निकलने लगता है। अगर यानी जो ये रस स्राव की बात करें तो ये भी किसके कारण हो रहा है? मूल दाब के कारण। बिंदु स्राव भी किसके कारण होता है? मूल दाब के कारण। जैसे इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है आक को ऊपर से आप तोड़िए तो उससे लेटेक्स बाहर निकलने लगता है। रबड़ के पौधे होते हैं, रबड़ जिनसे लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। रबड़ के वृक्षों में इस प्रकार के रिसाव को, रबड़ के वृक्षों में इस तरह के उनके मतलब भाग क्षतिग्रस्त करके इस तरह का स्राव बाहर निकाला जाता है। इस तरह के स्राव को क्या करेंगे? लेटेक्स कहेंगे। और इस लेटेक्स से क्या प्राप्त किया जाता है? रबर प्राप्त किया जाता है। इस लेटेक्स से ही क्या प्राप्त किया जाता है? रबर प्राप्त किया जाता है। हाँ भाई, दोबारा से देखो, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, दो प्रकार के कारक वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करेंगे, एक तो बाह्य कारक और दूसरा आंतरिक कारक। बाह्य कारक में पहला प्रकाश आता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप से तो रंध्र खुलते हैं, भाई प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है और दोनों ही परिस्थितियों में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। दूसरा
वायु जब बहती है तो नम वायु पत्ती के आसपास से हट जाती है और शुष्क वायु उसके संपर्क में आती है, जो क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ा देती है। मृदा में प्राप्य जल, यानी मृदा में प्राप्य जल की मात्रा घटेगी तो वाष्पोत्सर्जन घटता है। तापमान बढ़ने से, वायुमंडल का तापमान बढ़ने से आर्द्रता घटती है और सीधी सी बात है आर्द्रता घटेगी, ह्यूमिडिटी घटेगी तो ये वाष्पोत्सर्जन है वो बढ़ता है। आंतरिक कारक में पत्ती की संरचना, यानी पत्ती भाई किस प्रकार की है, पत्ती किस प्रकार की है। जैसे हम बात करें जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल पाया जाता है, और क्यूटिकल जल के लिए अपारगम्य होती है, तो ये वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करेगी। और जो जल निमग्न यानी जल में डूबे हुए पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। पत्ती का दिक् विन्यास, यानी पत्ती सूरज की जो आपतित किरणें हैं उनके समकोण पे होगी तो वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा होगा, और अगर समांतर होगी तो वाष्पोत्सर्जन सबसे कम होता है। अब वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है? वाष्पोत्सर्जन को वैज्ञानिकों ने एक आवश्यक बुराई कहा है, जो कुछ मामलों में लाभदायक और कुछ मामलों में हानिकारक है, इसलिए इसको एक आवश्यक बुराई कहते हैं। लाभ क्या क्या है भाई? रसारोहण के लिए आवश्यक जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न होता है वो वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होगा तो जल एवं खनिज पदार्थ मूल रोम मृदा से अवशोषित होंगे और उनका स्थानांतरण होता है। पत्ती का तापमान कम होता है। तापमान कैसे कम होता है? पत्ती के जब जल की बूंदें निकलती हैं तो उनके संपर्क में गर्म वायु आती है तो पत्ती की सतह को ठंडक प्राप्त होती है। जिस प्रकार से मनुष्य के पसीने आते हैं तो पसीनों से टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसी तरह से पत्ती का तापमान मेंटेन हो जाता है। अतिरिक्त जल का निकास। अतिरिक्त जल का निकास कैसे भाई? जो मृदा से जल अतिरिक्त रूप से अवशोषित होगा वो जल वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर अपना टॉपिक आता है बिंदु स्राव। बिंदु स्राव किसे कहते हैं? पत्ती के उपांतों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में श्रावण ही क्या कहलाता है? बिंदु स्राव कहलाता है। अब बिंदु स्राव में क्या होता है? पत्ती के जो उपांत हैं, सिराएं हैं, उनके जो अंतिम सिरे होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम जलरंध्र कहते हैं, और ये जलरंध्र हमेशा खुले रहते हैं। जल रंध्रों के जो समीप में कोशिकाएं होती हैं उनको हम एपिथेम ऊतक कोशिकाएं कहते हैं। अब जल रंध्रों से पानी है वो बूंदों के रूप में बाहर निकलने लगता है। कब निकलता है? जब मूल दाब तो अधिक होता है और वाष्पोत्सर्जन होता नहीं है, उस समय पानी है वो जाइलम वाहिकाओं से बाहर निकल करके और इन जल रंध्रों से बाहर निकलने लग जाता है। जैसे सामान्यतः हम पार्क में घास के बूंदों से पानी की घास के पत्तियों से पानी की बूंदें लटकती हुई देखते हैं। इसके एग्जाम्पल आ गए आलू, अरबी, पत्थर चट्टा, घास, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और अगर आपसे कोई पूछे मूल दाब किस कारण से होता है, तो मूल दाब के लिए बस एक ही कारक जिम्मेदार है, वो क्या है? मूल दाब। बिंदु स्राव के लिए ये बिंदु स्राव से जो जल निकलता है वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। अगला है रस स्राव। तो पादप के कटे या क्षतिग्रस्त भाग से रस का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? रस स्राव कहलाता है। जैसे हम आँख के अंदर आँख के तने को या पत्ती को तोड़ते हैं तो वहाँ से एक सफ़ेद रंग का दूध जैसा पदार्थ बाहर निकलने लगता है। ये भी किसके कारण होता है? मूल दाब के कारण। यानी मूल दाब के कारण जाइलम वाहिकाओं में एक धनात्मक दाब उत्पन्न होता है, जिससे क्षतिग्रस्त भाग से ये रस है वो बाहर निकलने लग जाता है। हाँ भाई, रबड़ के जो पौधे होते हैं उनके भाई तने के ऊपर शाखाओं पे इस तरह से घाव उत्पन्न किए जाते हैं। घाव या उनको काटा जाता है, उसको क्षतिग्रस्त किया जाता है और वहाँ से लेटेक्स बाहर निकलता है और उस लेटेक्स के द्वारा रबर प्राप्त किया जाता है। ये हमारा जो 7th लेसन था वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। आगे के चैप्टर के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।